हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और इसके पहले के लेक्चर में हम अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 जो लोक नियोजन के विषय में औसत की समानता है उसके बारे में चर्चा कर चुके थे। और मैं आपको बता चुका था कि कैसे मंडल आयोग का निर्माण हुआ और कैसे उन्होंने ओबीसी के लिए जातियां निर्धारित की और उनके लिए 27% आरक्षण निर्धारित किया। इसके बाद हम आज आगे बढ़ते हैं। तो आज आगे देखते हैं कि आज हमें सबसे पहले पढ़ना है आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का पूरी तरह से अंत कर दिया जाएगा। अस्पृश्यता या छुआछूत, अस्पृश्यता या छुआछूत का पूरी तरह से अंत कर दिया जाएगा। यह आर्टिकल अनुच्छेद 17 में कहा गया है। इसे आपको जरूर याद रखना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि देखिए अस्पृश्यता जो शब्द है इसका उल्लेख ना तो संविधान में किया गया है, ना तो संविधान में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही किसी अधिनियम के द्वारा इसे स्पष्ट किया गया है। अधिनियम के द्वारा भी इसे क्या किया गया है, ना तो स्पष्ट किया गया है। तो यह है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता छुआछूत के अंत से संबंधित है और इसका संविधान में मतलब अस्पृश्यता जो शब्द है आपका, अस्पृश्यता जो शब्द है उसका ना तो कभी कहीं संविधान में उल्लेख है और ना ही किसी अधिनियम में इसका उल्लेख किया गया है। अब हमें पढ़ना है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 आर्टिकल 18 क्या कहता है? तो आर्टिकल 18 कहता है कि भारत अपने राज्य क्षेत्र के अंदर किसी भी नागरिकों को मतलब भारत अपने राज्य क्षेत्र में भारत के द्वारा किसी भी प्रकार की पुरस्कार या उपाधि या सम्मान, भारत अपने राज्य क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार के पुरस्कार, उपाधि या सम्मान को किसी भी नागरिक को प्रदान नहीं करेगा। तो आर्टिकल अनुच्छेद 18 कहता है कि भारत अपने राज्य क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार का पुरस्कार, किसी भी प्रकार की उपाधि या किसी भी प्रकार का सम्मान प्रदान नहीं करेगा। फिर आर्टिकल अनुच्छेद का जो दूसरा पॉइंट है वह है कि भारत का जो कोई नागरिक है, जैसे भारत जो भी भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक, तो जो भी भारतीय नागरिक है वह किसी अन्य विदेशी राज्य से, किसी अन्य विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि, उपाधि मतलब यही सब पुरस्कार, उपाधि और सम्मान। तो कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य विदेशी राज्य से कोई भी पुरस्कार, उपाधि और सम्मान को प्राप्त नहीं करेगा। कोई भी उपाधि, पुरस्कार और सम्मान को प्राप्त नहीं करेगा। और इसकी जो इसमें जो तीसरा पॉइंट है वह है कि इसका तीसरा पॉइंट है वह है कि भारत के अंदर भारत सरकार की जैसी अधीन, जैसे कोई विदेशी नागरिक है और वह भारत सरकार में के अधीन कोई सेवा कर रहा है या भारत सरकार के अधीन कोई सेवा कर रहा है, तो वह भी जो व्यक्ति है वह बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, मतलब उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, तो वह बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी विदेशी सम्मान,
पुरस्कार और उपाधि प्रदान प्राप्त नहीं कर सकता या स्वीकार नहीं कर सकता। तो भारत सरकार के अधीन सेवा में कार्यरत कोई विदेशी व्यक्ति भी हो, जैसे विदेशी व्यक्ति, तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ये सब चीजें जैसे पुरस्कार, उपाधि और सम्मान ये सभी प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि भारत सरकार के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत मतलब कोई भी व्यक्ति पुरस्कार, उपाधि और सम्मान नहीं कर सकता या भारत सरकार कोई भी उपाधि, पुरस्कार और सम्मान नहीं देगी। तो अब यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है और शायद आपके भी मन में उठ रहा होगा कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जी। तो ये आप मुझे बताइए कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण फिर ये क्या है जो भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो 1960 में, कब 1960 में उच्चतम न्यायालय का फैसला आया, उच्चतम न्यायालय का फैसला आया और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये जो है ये पुरस्कार या उपाधि नहीं है, पुरस्कार या उपाधि नहीं है। और यह जो है भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण यह आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करते हैं, मतलब आर्टिकल जो 18 से संबंधित है इसका ये उल्लंघन नहीं करते हैं। अब इन थोड़ी पदों के बारे में जान लेते हैं। तो इन पदों की शुरुआत जो है वह 1954 में प्रारंभ हुए थे ये पद देना, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, पद्मश्री। और जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, किसकी? मोरारजी देसाई की जब सरकार आई थी तो इनका क्रम बदल गया था, मतलब इनका जो क्रम है जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण पहले सबसे पहले जो पद्मश्री प्राप्त होता है, फिर उससे बड़ा जो भारत पद्म भूषण होता है, फिर उससे बड़ा पद्म विभूषण होता है और फिर सबसे बड़ा होता है भारत रत्न। तो जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो इनका यह क्रम बदल गया। लेकिन इंदिरा गांधी की जब 1980 में सरकार आई, फिर से इंदिरा जी की सरकार आई तो इनका जो क्रम है वो पुनः इसी प्रकार से कर दिया गया। इंदिरा जी की सरकार, तो जब इंदिरा जी की सरकार आई तो इनका पुनः क्रम इसी प्रकार से कर दिया गया। इसके बाद अब हमें पढ़ना है, तो यह था हमारा समानता का अधिकार, जिसका हमने 14 से 18 तक अनुच्छेदों तक पढ़ा है। अब हमें पढ़ना है स्वतंत्रता का अधिकार जी। तो अब हमें पढ़ना है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक
किया गया है। और संविधान के द्वारा हमें कितने प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। संविधान के द्वारा हमें कितने प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और यह स्वतंत्रताएं केवल भारत के नागरिक को ही है। भारत के किसको है, नागरिक को है, किसी विदेशी व्यक्ति को यह स्वतंत्रताएं प्रदान नहीं की गई है। तो पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो यह है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या कि मतलब आप ऐसा नहीं कि आपको स्वतंत्रता दे दी तो आप कुछ भी बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे। तो इसके अपवाद भी है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, एकता एवं अखंडता के बारे में कुछ नहीं आप बोल सकते हैं। राज्य के विदेशी संबंध है, जैसे राज्य के जो अन्य देशों के साथ विदेशी संबंध हैं उनके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। राज्य के विदेशी संबंध, राज्य के जो विदेशी संबंध हैं उनके बारे में भी आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावा और भी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर दोनों ही है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता और राज्य के विदेशी संबंध। फिर इसके बाद जो सेकंड प्रकार की आपकी स्वतंत्रता है वह है कि शांति पूर्वक निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार, मतलब आप सम्मेलन कर सकते हैं लेकिन उसमें उनमें पर्याप्त शांति होनी चाहिए और किसी भी प्रकार के मतलब निरायुध मतलब किसी भी प्रकार के हथियार नहीं होने चाहिए और इस प्रकार आप सम्मेलन कर सकते हैं। फिर जो तीसरी जो आपकी स्वतंत्रता है वह संगम या सरकारी समितियां बनाने की, कि मतलब आप अपनी जैसे लोगों की चाहे 10 लोगों की 15 लोगों की तो इस प्रकार की समितियां बना सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। फिर चौथी जो आपको स्वतंत्रता दी गई है वह है भारत राज्य के राज्य क्षेत्र के अंदर, मतलब किसी भी राज्य में आपको आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे आप चाहे जम्मू कश्मीर चाहे आप तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और असम और कहीं पर भी भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कहीं पर भी आबाद रूप से घूम सकते हैं। फिर इसके बाद है निवास करने की स्वतंत्रता, तो आप भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं। इसके पहले जब जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ था तो आप केवल जम्मू कश्मीर में घूम सकते थे, वहां पर आपको बसने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। परंतु जम्मू कश्मीर राज्य का जब से अभी पुनर्गठन हुआ है 2019 में, तब से आपको जम्मू कश्मीर में बसने की स्वतंत्रता भी प्रदान कर दी गई है। और छठवीं जो आपकी स्वतंत्रता है वह है कोई वृत्ति या कारोबार करने की, मतलब आप अपनी जीविका को चलाने के लिए कोई भी कारोबार कर सकते हैं और इस पर आपको किसी भी प्रकार की रोकथाम नहीं लगाई जाएगी। तो यह है हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। इसके बाद हम आर्टिकल 20 पढ़ते हैं और आर्टिकल 20 में देखते हैं कि उसमें क्या है जी। तो अब हमें पढ़ना है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है कि अपराध के दोष सिद्धि, मतलब यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसका जब दोष सिद्ध हो जाए तो भी उसको कुछ संरक्षण प्रदान किया गया है। और यह जो अधिकार है वह नागरिक और विदेशी दोनों को ही, नागरिक और विदेशी यह अधिकार दोनों को ही प्राप्त है। फिर अब इसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध हुआ है तो वह अपराध तभी माना जाएगा जब अपराध करते समय उस व्यक्ति के द्वारा किसी विधि अथवा कानून का उल्लंघन हुआ हो। मतलब यदि कोई व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसके द्वारा विधि या कानून का उल्लंघन नहीं होता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। तो विधि
या कानून का उल्लंघन। फिर इसी आर्टिकल की दूसरी शर्त है कि एक व्यक्ति को एक बार अपराध करने के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने एक बार अपराध कर दिया तो आप उसे 2, 3, 4, 5 बार दंड दिए जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति के अपराध करने पर एक बार ही दंड दिया जाएगा। अपराध करने पर एक बार ही दंड दिया जाएगा। और इसकी जो तीसरी कंडीशन है वह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को जो है, जैसे किसी भी व्यक्ति ने यदि कोई जुर्म किया है तो उसे अपने ही विरुद्ध क्या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यह है हमारा आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 21 कहता है, इसके बाद हम आर्टिकल 21 देखते हैं। तो आर्टिकल 21 कहता है कि आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 21 में। और सभी मौलिक अधिकारों को मतलब कुछ समय के लिए स्थगित भी किया जा सकता है या रोका जा सकता है, लेकिन इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को हम कम नहीं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत यदि आपको जैसे इसमें अगर इसे कम भी करना है तो आपको संविधान में 368 संविधान अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। संविधान संशोधन करना होगा, तभी यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को कम किया जाएगा। मतलब अनुच्छेद 21 के तहत आपको प्राण एवं अपने 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 प्राणों की और अपने अपने देह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। फिर आर्टिकल 21 ए, इसी का 21 का सब क्लॉज ए है। तो आर्टिकल 21 ए में कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब यह मौलिक अधिकारों के रूप में कि प्रत्येक राज्यों को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करानी ही होगी। और इसको जो 21 ए को है जो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया। तो आपको इसमें याद रखना है कि आर्टिकल 20 जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसको प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त है, नागरिक को प्राप्त है, विदेशी और नागरिक दोनों को प्राप्त है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है कि आर्टिकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। फिर इसकी जो शर्तें हैं वो आपको याद रखनी है। और यह पूछ लेगा कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 21 ए के तहत इसका वर्णन किया गया है। और इसे किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन
2002 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो आगे की कहानी देखते हैं जी। तो यह था आज का हमारा लेक्चर, और इसके आगे की चर्चा हम अपने मौलिक अधिकारों की चर्चा इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिसमें हम आर्टिकल 22, 23, 24, 25 इन सभी को देखेंगे। और तब तक के लिए आप मेरे साथ विधान क्लासेस में पढ़ते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। साथ ही साथ आप यार लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि हमारा मनोबल आराम से बना रहे। और इसी के साथ सीखते चलिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड डे।